क्वेश्चन नंबर 1, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, टोडा नहीं होगा, टोडा। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो तमिलनाडु में पाई जाती है। केरल की बात करेंगे तो केरल में कादर, उराली, ये सारी जनजातियाँ केरल में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं, जैसे कि भील जनजाति, बंजारा जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गोंड जनजाति और मुरिया जनजाति। और कौन सी है? मुरिया जनजाति। ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये सब मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में गदवा जनजाति और चेंचूस जनजाति, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में। तो टोडा जनजाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहते हैं? अहमदाबाद को, यानी ऑप्शन सी एकदम ठीक है। जयपुर को क्या कहते हैं? जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, यानी गुलाबी नगर। पुणे को क्या कहते हैं? पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन, क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? अगर पूछेगा तो बताएंगे पुणे। बेंगलुरु को क्या कहते हैं? बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है? UNDP, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो 12 मई 2020 को शुरू किया गया था। अगर 26 मार्च 2020 को देखेंगे तो 26 मार्च 2020 को क्या हुआ था? इस दिन स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री, क्या स्टार्ट हुआ था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्या स्टार्ट हुआ था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस दिन ये योजना शुरू हुई थी। 1 फरवरी 2020 को टीबी हारेगा देश जीतेगा ये अभियान शुरू किया गया था। और 15 मई 2020 को गोल, क्या स्टार्ट किया गया था? गोल एक प्रोग्राम है जो जनजातियों के लिए, जो जनजातीय लोग हैं, जनजातीय युवा लोग, उनको मोटिवेट करने के लिए गोल अभियान शुरू किया गया था और ये 15 मई 2020 को शुरू किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के भाग में वर्णित है। यह किस भाग में होना चाहिए? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से भाग में वर्णित है? तो भाग 4 की अगर बात करेंगे तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है DPSP, क्या है? DPSP। भाग 10 में क्या है? SC ST, यानी SC ST क्षेत्र से संबंधित है भाग 10, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है भाग 10। भाग 18 जो है वो आपात उपबंध
आपात उपबंध से संबंधित है भाग 18। तो सही आंसर होगा इसका भाग 20, यानी भारतीय संविधान में संविधान संशोधन जो है वो भाग 20 में बताया गया है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में, यानी ऑप्शन डी एकदम ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में जीवन दहन स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी जीवन और दहन की स्वतंत्रता जो है उसे संरक्षण अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 14 में क्या है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपातकाल की घोषणा जो है वो संबंधित है अनुच्छेद 352 से, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? यानी अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उस व्यक्ति को अपने भार के संदर्भ में कैसा महसूस होगा, ये पूछा गया है। तो उस ऑप्शन दिए गए, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, भार घटा हुआ प्रतीत होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा हुआ होगा और लिफ्ट जब भी एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर काम करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किसके, न्यूटन के नियम पे नहीं करता, आइंस्टाइन के नियम पर भी नहीं करता, बर्नौली के नियम पर क्या काम करता है? जैसे कभी आंधी चलती है तो टीनें जो घर में होती हैं वो टीन उड़ जाती है, तो ये सिद्धांत बर्नौली के सिद्धांत पर काम होता है। अगर कोई बंदा रेलवे स्टेशन पर खड़ा है और पास से कोई तेज़ गति से गाड़ी निकलती है, ट्रेन निकलती है, तो वो ट्रेन उसको अपनी तरफ खींचती है, ये भी बर्नौली का ही सिद्धांत है, इसको भी याद रखेंगे। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किसके नियम पर काम करता है? पास्कल के नियम पर, यानी ऑप्शन डी एकदम ठीक है। और पास्कल जो है वो दाब का मात्रक भी होता है, इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सामान्य जल की अपेक्षा में जो समुद्री जल होता है उसका जो घनत्व होता है वो हमेशा अधिक होता है, यानी ऑप्शन ए एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन को घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, एक समान रहता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब भी पानी में साबुन घोला जाता है तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारे बुलबुले बनने लगते हैं। वो बुलबुले इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका पृष्ठ तनाव जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी घट जाता है। तो पृष्ठ तनाव घटने से क्या बनते हैं? पानी में बुलबुले बनते हैं। जब भी साबुन घोला जाता है तो बुलबुले बनने लगते हैं। तो ऑप्शन बी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम
गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम जब भी कोई भी गर्म चीज़ खाते हैं तो हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गर्म चीज़ होती है उसका पृष्ठ तनाव हमेशा कम होता है, जिस वजह से वो जीभ पर आसानी से पूरी जीभ पर फैल जाती है और खाना हमें यानी गर्म चीज़ हमें स्वादिष्ट लगने लगती है। तो इसका ऑप्शन ए एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो कौन सी है? कैनाल किरणें, ध्वनि किरणें, पराश्रव्य किरणें या गामा किरणें। तो कैनाल किरणें जो हो गया, चाहे कैनाल किरणें हुआ, ध्वनि किरणें और पराश्रव्य किरणें, ये सब की सब कैसी किरणें हैं? ये सब की सब विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं हैं। ये सब की सब क्या हैं? विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं हैं। तो ऑप्शन डी एकदम ठीक हो जाएगा। यानी कौन है विद्युत चुंबकीय तरंग? गामा किरणें जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? तो गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है, वो किसके द्वारा जाती है? संवहन के द्वारा। यानी संवहन जो है इसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर ऊष्मा विचरण करती है यानी संचरण करती है गैसों और द्रवों में। तो ऑप्शन बी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा, मानस, ये सब कहाँ है? असम में है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, इसे याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी है। और नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। और इसी को राजा जी नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन से है? तो हिमाचल प्रदेश में भी याद रखेंगे, यहाँ है रोहिला नेशनल पार्क, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ है कान्हा किसली। कौन है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और पंचमढ़ी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये जो है मध्य प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में फूलों की घाटी और जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNEP का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? नैरोबी किसकी राजधानी है? कीनिया। नैरोबी कीनिया में है। काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो काठमांडू में सार्क, याद रखेंगे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और मनीला में किसका है? एशियान का, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मनीला में। और जकार्ता में क्या है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। ये भी याद रखेंगे, कोई एक मुख्यालय पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस, तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 22 मार्च को। ऑप्शन ए एकदम ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में है, यानी ऑप्शन डी एकदम ठीक है। और असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो वो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई दिल्ली में, इसको भी याद रखना, नई दिल्ली में सीआरपीएफ का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1939 यानी 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 2 जून को, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। 2 जून को क्या मनाया जाता है? तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। यहाँ एक और चीज़ स्थित है, क्या? केंद्रीय औषधि संस्थान अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी लखनऊ में ही स्थित है, ये याद रखेंगे। पणजी की बात करेंगे तो पणजी में क्या है? यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान क्या है? यहाँ पर क्या है? पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। और गांधीनगर में क्या है? गांधीनगर में है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर में। और नई दिल्ली की बात की जाए तो नई दिल्ली में है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। क्या है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है, तो ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजात शत्रु उपनाम से कौन जाना जाता है? यानी किसको हम अजात शत्रु नाम से भी जानते हैं? तो अजात शत्रु नाम से किसको जाना जाता है? अगर हम जगजीवन राम की बात करें तो उनको हम क्या कहते थे? बाबूजी नाम से किसको जानते हैं? जगजीवन राम को। इनको हम बाबूजी नाम से पुकारते हैं। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक क्या कहते हैं? जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और यानी ऑप्शन ए एकदम ठीक है। अजात शत्रु उपनाम से कौन फेमस है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं, तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा की पुस्तक है यामा। ये बहुत बार पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। यामा पुस्तक के लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है कामायनी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक है? गीतांजलि जो है किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। और कालिदास की पुस्तक कौन सी है?
कालिदास की भी पुस्तक है, इनकी भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, उसको भी याद कर लेंगे। कालिदास की पुस्तक का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या था, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे बढ़ते हैं, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो गुलामगिरी जो है वो किसकी रचना है? ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन सी एकदम ठीक है। अगर पूछे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को द वाल नाम से जानते हैं? द वाल जो है वो किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो शोएब अख्तर जो है इनको हम बोलते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से शोएब अख्तर फेमस है। हरभजन सिंह जो हैं इनको बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर नाम से कौन फेमस है? हरभजन सिंह। मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग सिख नाम से कौन फेमस है? मिल्खा सिंह। और जो बचते हैं यानी ऑप्शन डी राहुल द्रविड़, इनको दीवाल नाम से ये फेमस है क्योंकि ये टेस्ट मैच में पूरे दिन बैटिंग किया करते थे और इनको आउट करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, इसलिए इनको दीवाल नाम दे दिया गया। तो ऑप्शन डी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत एवं चीन के बीच की सीमा कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, इंडिया और चाइना इनके बीच की जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। डूरन रेखा जो है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये डूरन रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको डूरन रेखा कहते हैं। और मिन रहीम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच की जो रेखा है उसको मिन रहीम रेखा कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।